हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PHU वाले। आज हम अपना medieval का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इस्लाम के इमर्जेंस और अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स इनटू इंडिया और अपन तुर्क इन्वेजन्स उनको देखेंगे। हम बारी बारी से उन दोनों चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, ASC और ज्योग्राफी से रिलेटेड को पूरे वीडियो लेक्चर्स और CET PG 2026 के तैयारी के लिए आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और आप हमारा ऐप PHU वाले गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर की तरफ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस्लाम का इमर्जेंस हुआ। तो आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो इस्लाम है उसके प्रवर्तक या कहें जो जिन्होंने प्रमोट किया था, स्टार्ट किया था, उनका नाम था मोहम्मद साहब, ये प्रोफेट मोहम्मद, जिनको हम पैगंबर, नबी और रसूल भी कहते हैं, रसूल के नाम से भी जानते हैं या उनके अनुयायियों को ऐसे पुकारते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके माता पिता का जो मृत्यु था वो इनके बचपन में ही हो गया था और इनको इनके चाचा अबू तालिब ने पाला था। हम यहाँ लिख देते हैं अबू तालिब ने पाला था। ये व्यापारी थे और कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। कुरैश अरब के, तो ये कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। तो ये इनके साथ जो मोहम्मद साहब थे वो अपने चाचा के साथ व्यापार किया करते थे। फिर मोहम्मद साहब को लगता था कि वो मतलब अच्छा डिस्टर्ब रहते थे, तो वो अक्सर जाके एक हीरा नाम की पहाड़ी थी, हीरा नाम की पहाड़ी थी, तो वहां जाकर वो ध्यान लगाते थे। तो उन्होंने सोचा हाँ, वो हीरा नाम की जो पहाड़ी थी वहां जाकर ध्यान लगाते थे और तो उनको एक बार जब वो 40 साल की उम्र में वहां ध्यान लगा रहे थे, तो उनका कहना था कि उनके पास एक खुदा का यानी कि अल्लाह के मैसेंजर आए जिनका नाम जिब्राइल था। उन्होंने आकर उनसे कहा कि ईश्वर यानी अल्लाह एक है और वो उनके पैगंबर हैं और उनको उन्होंने मतलब इस्लाम का प्रचार के लिए कहा। तो उसके बाद वो और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हम खुदाई इल्हाम के नाम से जानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। तो उनका पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया, जो उनकी पहली फॉलोवर थी, शिष्या थी, उनकी पहली पत्नी खदीजा थी। तो फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उनका मक्का में काफी विद्रोह होने लगता है, तो फिर वो वहां से यस्रीब चले जाते हैं। यहाँ से 16 जुलाई को यस्रीब चले जाते हैं, जिसको प्रेजेंट में मदीना के नाम से हम जानते हैं। मदीना देते हैं, मदीना के नाम से हम जानते हैं। राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग, हम बोल रहे हैं आप समझ लीजिए मदीना MADI। तो मदीना से चले गए थे उसी चीज को कि जो उनका जो पलायन हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ हुआ है मदीना, उसी को हिजरत कहते हैं। और अगर आप इस डेट को देखेंगे 622, तो 622 मीन्स ये रिलेटेड है हिजरी संवत से, जो कि उनके बाद खलीफा उमर के टाइम में उन्होंने स्टार्ट किया था 622। और अगर बात करें इस संवत की, तो जो हम मिडिवल प्री पे पढ़ेंगे तो इस संवत का काफी जिक्र मिलेगा। मृत्यु इनकी 632 ईस्वी में हो गई थी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस्लाम के प्रमुख 5 स्तंभ माने जाते हैं, जो कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। तो अगर बात करें कलमा की, बाकी आप सब डिटेल में इधर मैं समझती हूँ हिंदी और इंग्लिश में, भी आप स्लाइड पे पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो 5 इस्लाम के मुख्य स्तंभ है वो ये है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनफैक्ट एक बार UGC नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है,
इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए उसके जो उनके बाद जो हेड थे उनको खलीफा कहा जाता है, यानी कि जो उनके बाद जो लोग थे। तो 4 मेजर कैलिफेट थे, जिसमें पहला है राशिदुन कैलिफेट, जिनको राइटली गाइडेड कैलिफ्स भी कहते थे। तो उसके बाद है उमैयद कैलिफेट, तो अब्बासिद कैलिफेट, और उसके बाद ओटोमन कैलिफेट। ओटोमन कैलिफेट तो आप जानते होंगे। तो उसका देखिए मैं टाइमलाइन भी दे रही हूँ, और सबसे ज्यादा जो कोई कैलिफेट रूल किया है तो अब्बासिद कैलिफेट है। और जो फर्स्ट ये कैलिफेट है राशिदुन कैलिफेट, यानी इससे रिलेटेड जो 4 मेजर खलीफा है वो ये है। और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तो पहले प्रमुख या 4 खलीफा कौन थे। तो उनमें अबू बकर थे, अबू बकर जो कि प्रोफेट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे, यानी कि उनकी पत्नी खदीजा के वो पिता थे। उमर, जो अभी मैं अभी बता ही रही थी कि उनके समय में हिस्ट्री समय तो स्टार्ट किए थे। और उस्मान और अली, अली के टाइम में अगर आप देखें तो एक अली के बाद उसके बाद एक स्प्लिट भी होता है, क्योंकि इस्लाम में एक उनका मानना था, दो लोग थे, दो ग्रुपों में वो बट गए थे। जो एक मानते थे कि जो प्रोफेट है उनके जो सक्सेसर होंगे, यानी कि उनके सक्सेसर्स वो ही एक तरीके से रूल करेंगे या उनको ही सबसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन एक जो ग्रुप था उनका मानना था कि जो भी उसके लायक होगा या जो एक्चुअली सक्सेसर होगा वो उस चीज को लेने के काबिल है, कि वो मेरिट की बात करते थे। तो जो लोग अली को मानते थे वो लोग शिया कहलाए। और अली खलीफा के नाम से पैगंबर, उनकी बेटी फातिमा उनके पति थे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो अगर बात करें, क्योंकि हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो मेजर जो चीज आता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर। तो स्टेट के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यानी स्टेट के स्ट्रक्चर में, तो उसमें हमको जानने की जरूरत होगी कि ऑर्गन्स क्या है, इस्लामिक स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्या मुख्य अंग थे उसके। तो हम जैसे अभी बात ही कर रहे थे खलीफा, यानी कि पैगंबर के बाद जो रूल किए खलीफा कह रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं सुल्तान। सुल्तान जब जब इस्लाम बहुत बढ़ गया था, मतलब इस्लाम अरब के बाहर बढ़ गया था, यानी और जगह फैलने लगा था, तो ये मतलब संभव नहीं था कि सिर्फ खलीफा ही उनको मतलब सब जगह अपना देख पाए। तो उनको जरूरत पड़ा, तो जरूरत की एक अपेक्षा से ये सुल्तान जो पद है वो हुआ। लेकिन सुल्तान उनके कोई नीचे नहीं थे, मतलब सोवरेनिटी उनकी अपनी खुद की, यानी कि वो सोवरेन रूलर थे। बस उनको चाहिए था कि वो यहाँ से खलीफा से मान्यता प्राप्त करे। और मान्यता प्राप्त करने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि अगर इस्लाम में खलीफा को ईश्वर का प्रतिबिंब या अल्लाह का प्रतिबिंब माना जाता है, और अगर सुल्तान खलीफा से एक तरीके से मान्यता प्राप्त कर लेंगे, तो उनको फिर जो लोग हैं, जो उनकी आवाम होगी, जनता होगी, या जो उलेमा क्लास है, वो उनको अपोज नहीं करेंगे, वो उनके सपोर्ट में रहेंगे। इसलिए मान्यता भी जरूरी थी। और बाकी जो सुल्तान होते थे वो टोटली सोवर्ण होते थे, सोवर्ण रूलर होते थे अपने मुल्क के, यानी कि संप्रभु राजा होते थे। उसके बाद हम आते हैं उलेमा। उलेमा जो वर्क होता है वो थियोलॉजियन, यानी कि जो थियोलॉजियंस, यानी जो धर्म में उनकी व्याख्या करते थे, जो उनका लॉ है, जो शरीयत है, उसकी जो व्याख्या करते थे, जो उनका ग्रुप था उसको थियोलॉजियंस, यानी कि उनको उलेमा कहते थे। उलेमा वर्ग, उलेमा अमीर वर्ग, अमीन, अमीन का प्लूरल वर्ड है। मतलब एक अगर कोई होगा तो उसको अमीन बोलेंगे, और जो एक ग्रुप को हम उलेमा कहते हैं। उसके बाद बात आते हैं अमीर। अमीर यानी कि जो एक तरीके से नोबल क्लास है, वो हमारा, तो जो नोबल क्लास है वो हमारे अमीर है। और अमीर इज द सिंगुलर, अगर पूरे ग्रुप की बात की जाए जो नोबल क्लास को, तो उसको उमरा बोलते हैं। वेट, UMRA, उमरा, हिंदी में भी लिख देते हैं, उमरा बोलते हैं, उमरा वर्ग। तो ये क्या था, नोबल क्लास जो थे उसको उनको उमरा कहते थे। फिर उसके बाद जो है हमारा मिल्लत। मिल्लत यानी कि पीपल, यानी इनकी जनता को बोलते थे।
तो ये आपने देखे कि इस्लाम के प्रमुख 5 अंग क्या थे, ये हम सब देख लिए। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। और हाँ, ये सब आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे, वैसे हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में, लेकिन अगर आप देखें खलीफा, क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे थे, तो हम आपको पता है कि मेजर जो ऑर्गन्स होते थे इस्लामिक स्टेट के 5, वो क्या थे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो अब क्योंकि हम इन्वेजन्स पढ़ने वाले थे, ये जो हम अभी तक बात की, वो मेन बात ये थी कि इस्लाम के बारे में क्या चीजें थी, एमरजेंस और सब चीजें जो हमको जाननी थी वो हम जान लिए। अब क्योंकि हम इन्वेजन्स भी पढ़ने वाले थे, तो जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था अरब इन्वेजन हुआ था भारत में। अच्छा, अब हम जब अरब इन्वेजन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमको कुछ जानना पड़ेगा कि हमको उसके सोर्स, यानी कि हमको पता कहाँ से चलता है। तो एक कुछ सोर्सेज है जहाँ से हमको अरब इन्वेजन के बारे में पता चलता है। तो पहला है चिचना, जो कि ओरिजिनली अरेबिक में लिखा गया, अरेबिक में लिखा, वैसे लिखा है किसने, कहते हैं कि ओरिजिनल जो लिखा गया था वो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 में अटैक किया था, आगे हम देखेंगे। तो उनके एक मतलब उनकी सेना में ही कोई कर्मचारी या सैनिक रहते हैं जिन्होंने ये लिखा था। सैनिक या कर्मचारी, सैनिक थे, उन्होंने लिखा था। कर्मचारी बोल दीजिए, ऑफिशियल कोई रहे थे उनके, तो उन्होंने लिखा था। अब अगर आप नाम को देखें, एक बार हम थोड़ा इसका नाम देख लेते हैं, तो चचनामा है, उसमें एक देख रहे हैं चच। तो अगर हम अरब की बात करें, यानी अरब, सॉरी आप कह रहे हैं सिंध की बात करें, तो सिंध, सिंध में उस समय जब अरब का आक्रमण होता है, तो उस समय एक राजा जो रूल कर रहे थे, किंग जो थे, वो थे दाहिर। दाहिर वॉज मतलब दाहिर जो थे, वो चच, जो ये नाम आप देखे, चच के पुत्र थे। तो जो चच थे वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने साहसी राय जित्ते नाम के जो उनके राजा थे, वो उनके मंत्री के रूप में काम करते थे सिंध में, लेकिन फिर उन्होंने उनको मार दिया और गद्दी हत्या ली। उनके बाद उनके पुत्र ताहिर राजा बनते हैं, और अरब जो आक्रमण हुआ था उस टाइम पर दाहिर ही राजा थे। तो ये रहा चचनामा। और इसके बाद से बिल्लादूरी, उनकी किताब फुतुल अल बलदान, तो ये उनकी किताब है। इससे भी हमको अरब के इन्वेजन के बारे में पता चलता है। तारीख सिंध, जो कि मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है। इस बुक को हम तारीख मासूमी भी बोल देते हैं, क्योंकि मासूम ने लिखा, तारीख मासूम, मासूम ये अकबर के टाइम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने उस टाइम पे ये लिखा था, इससे हमको सिंध के बारे में, मतलब सिंध पे अरब आक्रमण से अकबर की तय के बारे में पता चलता है। तो ये थे एक सोर्सेस जिनसे हमें पता चलता है अरब इन्वेजन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो अरब लोग थे, कि क्या कारण था, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द इन्वेजन, क्यों वो आक्रमण किए, क्या वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। तो क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने जिस वजह से वो एक तरीके से अटैक किए। उसमें इसको हम पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। पहला, पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, कि धार्मिक कारण भी थे, और इमीडिएट मतलब तत्कालिक कारण, कि क्या एक तत्कालिक कंडीशन या एक रीजन बन कि अरब इन्वेट किए। तो अगर बात करें अरबों की, तो ये कोई पहली बार नहीं था कि हम अरब सुन रहे थे। जब सिंध पे आते हैं, तो अरब इससे पहले भी भारत में, कहा, मालाबार रीजन, केरल, मालाबार जो जगह रीजन है, वेट, वो जो मालाबार रीजन है, वो वहां पर भी उससे पहले वो एस ट्रेडर्स रह रहे थे। वेट, वो मालाबार रीजन में वो थे, ट्रेडर्स की तरह वो थे, मतलब कॉन्टेक्ट थे ऑलरेडी अरब्स के इंडिया से। और ये इससे भी मतलब इन्वेजन से पहले से ही वो लोग कॉन्टेक्ट में थे इंडिया के। तो अगर देखें इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें, तो मतलब वो ट्रेड कर रहे थे, तो वो जानते थे कि भारत में कितना संपदा है, कितने पोर्ट्स रिच हैं,
सोने की चिड़िया भारत के नाम से जाना जाता था, और एक्चुअली था इतना सोना, तो बहुत सोना था सोना, और भी बहुत तरह से सोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। तो वो लोग जब भारत के कांटेक्ट में आते तो वो जानते थे, देख रहे थे, और तो फिर वो लोग इंडिया पे इकोनॉमिक मतलब रीजंस की वजह से अटैक किए, क्योंकि वो जान रहे थे कि इंडिया इज क्वाइट रिच, मतलब रिसोर्सेज के केस में उनको बहुत पैसे मिलने आ रहे थे, इकोनॉमिक कारण ये हुए। फिर अगर बात करें पॉलिटिकल रीजंस, तो जब अरब यानी इस्लाम का इस्लामिक जो स्टेट बना था, तो वो लोग फैल रहे थे, प्रसार कर रहे थे। कभी भी कोई राज्य होता है तो वो क्या चाहते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वाज द रीजन, यानी कि एम्पायर का एक्सपेंशन वो लोग चाहते थे, इसलिए। और भी वो बहुत ज्यादा अरेबिया से बाहर, मेसोपोटामिया और बहुत जगह पे वो एक्सपेंड कर चुके थे, तो अब इधर मूव करते हैं तो एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक रीजन ये भी था। लेकिन रिलीजियस कॉज की बात करें तो इस्लाम में इस्लाम को प्रोपोगेट करना चाहते थे, कि इस्लाम को चाहते थे कि वो जहाँ जाए प्रोपोगेट करें, जहाँ भी इस्लाम प्रोपोगेट, जहाँ भी इस्लाम नहीं जानते हैं लोग, वहां जाकर उसको प्रोपोगेट करें, उसको फैलाएं। और अगर बात करें कि इमीडिएट कोज यानी कि तात्कालिक कारण क्या रहे, तो जब कहते हैं कि यानी कि हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई थी कि श्रीलंका से एक शिप जा रहा था वापस, तो उसमें उनका जो वहाँ के खलीफा थे या इराक के जो गवर्नर थे अल हजाज, उनका काफी सोना वो मतलब अपना सोना करें जो भी अपना ट्रेड किस करके श्रीलंका से जा रहे थे, तो जो पायरेट्स होते हैं, कुछ लुटेरे, समुद्री लुटेरे, वो शिप को लूट लेते हैं। कहा, देवल पोर्ट के आसपास, यानी कि सिंध के आसपास। और जब जाहिर से कहा जाता है कि उनके खिलाफ एक्शन ले, तो वो उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ना वो कोई एक्शन लेते हैं, ना उनसे कोई हर्जाना मांगते हैं, तो उनको पनिश भी नहीं करता है। तो फिर ये बात उनको एक तरीके से लगा कि मोटिवेटिंग फैक्टर, एक रीजन बन गया, एक तात्कालिक कारण बन गया कि वो सिंध पर अटैक करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरब जो इन्वेजन था उसकी इवेंट्स का सीरीज क्या था, कि किस तरीके से क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कि किस तरीके से प्रोसीड किया था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, 712 में उनके अटैक से पहले, उससे पहले भी अल हजाज ने, मतलब ये जो तात्कालिक कारण जिसकी हम बात कर रहे थे, उससे पहले की अगर बात करें तो अल हजाज जो गवर्नर थे इराक के, उन्होंने उससे पहले भी आर्मीज भेजी थी। तो दो कमांडर थे, उबैदुल्ला और बरदुल्ला, यानी अलग अलग भेजे थे, एक साथ नहीं। लेकिन वो जो दोनों अटैक थे एक तरीके से फेल हो गए थे, क्योंकि दाहिर ने उनको हरा दिया था। तो ही वाज आल्सो मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे, काइंड ऑफ, कि चाहते थे कि फिर जब ये, फिर वो अपने 712 में या 712 में वो अपने दामाद इमाद उद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं, जो कि कहाँ से, मकरान कोस्ट से एंटर करते हैं। जनरली आप देखे होंगे, जैसे हम पहले भी पढ़े हैं कि अलेक्जेंडर किधर से आया, कहाँ से आया, तो पासिस से। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ से, समुद्री मार्ग से वो एंटर किया मोहम्मद बिन कासिम। फिर वो वहां से एंटर करने के बाद वो देवल की फोर्ट पे जाते हैं, राइट, देवल की फोर्ट पे जाते हैं, पोर्ट पे, सॉरी, पोर्ट, देवल के पोर्ट पे जाते हैं, जहाँ पे वो उसको जाते हैं और उसको एक बैटल की होती है, उसके बाद उसको जीत लेते हैं। फिर 712 में वो नेरुल नेरुल एक जगह है, वहां उसकी तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे जो कि बौद्धों का स्थान था, यानी यहाँ बौद्ध रहते थे, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट, क्योंकि पहला जो राजा था ना वो एक शूद्र था, जो हम बात की चच से पहले, साहसी राय, तो वो शुद्ध था और बुद्ध धर्म को मानने वाला, तो लोगों में काफी आक्रोश था। जब वो निरुल आता है तो उसको काफी कोई अपोजिशन फेस नहीं करना पड़ता है, वो एक तरीके से ऐसे ही उसके सामने मतलब उसको समर्पित कर देते हैं वो जगह, उसके बाद इस्तेमाल हो जाता है, फिर वहां भी वो इजीली कैप्चर कर लेता है। मैं और अब देखिए कि दाहिर इतना सब कुछ होने के बाद भी कि उसके राज्य में एक आक्रांता आ गया और पूरे जगहों को जीतता जा रहा है। ताहिर बस क्वाइट मतलब एक तरीके से लेथार्जिक, मतलब दिखाता है कि आगे रावण रावण जैसे कि रावण नहीं,
रावर का युद्ध बाद में होता है। अलौर उनकी राजधानी थी, जो आप देखेंगे। हम सीरीज कर देते हैं 1 मिनट। तो रावर पे युद्ध होने से पहले तो हम देखते हैं कि जो दाहिर होता है वो मतलब अलौर पे आराम से जो राजधानी है वो वहां से मूव ही नहीं करता। जब बिल्कुल वो रावर यानी जो अराउंड 150 किलोमीटर वहां से था, किलोमीटर क्या सॉरी मील, 150 150 मील कहाँ से था, 150 मील अराउंड, मतलब इतना हिस्टोरियंस कहते हैं इतना था वो अराउंड से। जब वो वहां आ जाते तब वो कहीं जाके इधर सिंध के पार आकर इधर रावर यहाँ जाके इसको फेस करता है, लेकिन वो कासिम मोहम्मद बिन कासिम उसको हरा देता है। उसके बाद कासिम यमुनाबाद जाता है, जहां पर दाहिर का बेटा जयसिंह रहता है, जयसिंह, और वो उसको भी हरा देता है। उसके बाद वो अलोर की तरफ मूव करता है और जाके उसको भी जीत लेता है। तो मेजर जो पूरा यहाँ एक तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से उसकी विजय पूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजधानी को जीत लिया तो मतलब अब कोई मतलब पूरा वो अपने कब्जे में कर लिया। अब 712 में मेन चली, उसके बाद 13 में जाकर क्या मुल्तान को कैप्चर करता है। उसको वो क्या कहता है, सिटी ऑफ गोल्ड, क्योंकि उसको वहां से इतना सोना मिलता है, सिटी ऑफ गोल्ड। बहुत सोना उसको वहां से मिलता है। और वहाँ एक सन टेम्पल भी था, जिसके बारे में कभी कभी पूछ भी लेता है कि सन टेम्पल के बारे में बोलता है। तो मेजर उसको यहाँ से बहुत सोना मिलता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि धोखा देते हैं, यानी कि ट्रेचरी करते हैं अपने कंट्री के साथ, और जाके उसकी तरफ मिल जाते हैं। मुल्तान की कैप्चर की कुछ एक स्टोरी है कि मुल्तान उसको क्या पता कि मुल्तान का इतना भी आसान नहीं था जीतना। तो वहां वो क्या करता है, बाहर जाता है, घेराबंदी करता है। तो एक कोई आदमी जिसका आपको उनको नाम याद नहीं है वैसे, तो वो जाके उसको रिवील मतलब बोल देता है कि वहां का जो वाटर कनेक्शन है मुल्तान का, उसके बारे में वो जाके उसको जानकारी दे देता है और वो वहां का वाटर कनेक्शन कर देता है। अब उनको क्या करता है फिर मुल्तान वाले के लोगों को, उनको आखिरकार हार माननी पड़ती है और समर्पण करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अरब अरब में मतलब मेनली मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से अरब सिंध को इन्वेट किया और उसको जीता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अब जो अरब इन्वेजन हुआ तो उसके क्या इफेक्ट रहे। किसी भी जो घटना होती है उसके कुछ कारण होते हैं, फिर कुछ परिणाम भी होते हैं। तो अगर हम देखें अरब इन्वेजन में अगर मेजरली बात करें तो अरब इन्वेजन के बाद एक दरवाजा कहता है ना कि जो बंद था पहले से, यानी लोग जब तक इतना नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बाद अरब इन्वेजन के बाद तो बहुत आपको फिर हमको आगे अटैक देखने को मिलता है। मोहम्मद गजनवी आता है, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी आता है। तो फिर एक तरीके से जो गेट था वो खुल गया था। फिर हम देखते हैं कि कैमल रियरिंग के बारे में हमको पता चलता है, डेट यानी खजूर के कल्टीवेशन के बारे में, और इंट्रोडक्शन ऑफ दिरहम। दिरहम यानी कि एक कॉइन था, सिक्का था दिरहम नाम का, हम हिंदी में भी लिखते हैं। तो दिरहम नाम का एक सिक्का वो चलाते हैं, दिरहम। दिरहम नाम का एक सिक्का भी इंट्रोड्यूस करता है। तो जो अरब थे उन्होंने एक शहर महफूजा नाम का एक शहर इंडस नदी के किनारे स्टेब्लिश किया था। मंसूरा नाम का एक शहर बनाया था। और कहते हैं कि फिर एक्सचेंज ऑफ एक तरीके से स्कॉलर्स भी देखने को मिलते हैं हमको। जो आमिर खुसरो होता है, आमिर खुसरो अरब एस्ट्रोनॉमर मतलब वो कहते हैं कि एक अरब एस्ट्रोनॉमर थे, अबू मासर। वो एस्ट्रोनॉमी की यानी कि खगोलीय विज्ञान की जो स्टडी करने के लिए बनारस आते हैं, 9-10 साल रहते भी है। फिर अगर आप देखें 731 में मंसूरा नाम का नगर स्थापित करते हैं। जो हिंदू शब्द है, कभी भी पूछा था हिंदू शब्द पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो वो भी सबसे पहली बार अरब ने ही इस्तेमाल किया था। अरब जो है वो बहुत सारी चीजें भी अडॉप्ट करते हैं, काफी ग्रंथ भी एक तरीके से ट्रांसलेट होता है इंडियन टेक्स्ट। और इंडियन न्यूमरल्स यानी जो भारतीय न्यूमरल्स थे उनको वो अरब लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वही बाद में मतलब अरब जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, मतलब इसी में कि जो और इन्वेजन हुआ एक दूसरे टर्किश इन्वेजन,
जो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। तो जो अगर हम देखें तो हेनरी इलियट एक हिस्टोरियन है, हेनरी इलियट, वो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार 17 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पे। और टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक किया था? तो 1000 से 1027 AD। जो महमूद गजनवी थे वो यामीन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर बात करें गजनवी एम्पायर की, आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ पे था ये, इधर आप देखेंगे तो गजनवी, ये पूरा आपको दिखेगा, और ये गजनी, तो ये यहाँ से बिलोंग करता था। तो ये गजनी जो है, जो गजनी का साम्राज्य था, अल्पतगीन अल्पतगीन ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद सुबतगीन जो कि इनके पिता थे, अल्पतगीन के दास थे सुबतगीन उनके पिता, तो उन्होंने ये यामनी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। यामनी वंश से थे। अब जब कहते हैं कि ये कहाँ से आए थे, जैसे मकान कोट से आए थे अरब इन्वेजन के टाइम का, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये खैबर पास से आए थे। और इनकी मृत्यु कब, ये अब तक इतना बार अटैक करके लोग गए थे, तो ये इनकी मृत्यु 1030 AD में हो गई थी। फिर अगर बात करें कि इनके टाइटल्स, यामिन उद्दौला जो उनको खलीफा ने से मिले थे, यामिन उद्दौला, यामिन उल मिल्लत, यामिन उद्दौला यानी साम्राज्य का हाथ, दाया हाथ, और यामिन उल मिल्लत मीन्स साम्राज्य का संरक्षक, यानी इसकी रक्षा करने वाला। अब हम देखते हैं कि जो गजनवी ने अटैक किया था, महमूद गजनी ने, वो फर्स्ट अटैक वो करते हैं कब? 1000 AD में, जो वो हिंदू शाही जो रूलर थे, अगर आप मैप में देखेंगे, तो ये कहाँ रूल कर रहे थे? यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे होंगे हिंदू शाही डायनेस्टी, तो यहाँ रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे वो अटैक करते हैं, कौन था? राजा जयपाल, और वो उनको हरा देते हैं। और वो इतने एक तरीके से दुखी हो जाते हैं, बोले इतने शर्मसार हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। फिर 1004-5 में वो मुल्तान पे अटैक करता है, और अब्दुल फतेह दाऊद करमाथी करमाथी जो एक ट्राइब है, वहाँ उसके रूलर होता है, उनको वो मतलब उनको मारते थे, उनको उनको हरा देते हैं। फिर 1008 में बैटल होती है, बैटल ऑफ छछे वहिंद। वहिंद कहाँ की? दोबारा यानी कि एक दूसरा अटैक है हिंदू शाही रूलर्स पे। ये क्या करता था महमूद गजनी? ये आता था, अटैक करता था, लूटपाट करता था, फिर वापस चला जाता था। फिर ये जाके फिर ये वापस आता था, फिर अटैक करता था, फिर चला जाता था। ऐसे ये 17 बार अटैक किया, लूटपाट किया, सब सब लूटा, धन वगैरह सब। और बहुत इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं, भूषिकन का एक टाइटल था ये, और उसको ये भी कहा जाता है। पहला, अगर हम देखिए बात करें सुल्तान की, जो पहला टाइटल था, तो किसने लिया था? महमूद गजनी ने पहली बार अपने आप को सुल्तान बोला। तो ये जो टाइटल है स्टार्ट भी यहीं से हुआ था। तो फिर 1008 में बैटल ऑफ चर्चा हिंद होता है, जो कौन हिंदू शाही रूलर कौन है? अब आनंद पाल है, जिसके खिलाफ, लेकिन तरीके से ये उनको भी हरा देता जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं 1018 में कन्नौज पे, फिर 19 में बुंदेलखंड यानी कालेंजर, यहाँ से भी अटैक करता है। चंदेल रूलर जो कि विद्याधर थे, ये उस टाइम पे अटैक करते हैं। अब एक जो ये इम्पोर्टेंट अटैक जो कब होता है? 1025 में। कहा होता है? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। यहाँ से भी इसको बहुत बहुत ज्यादा सोना मिलता है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत लूटपाट करता है, तोड़ फोड़ करता है, पूरे मंदिर को ध्वस्त कर देता है। और उसके बाद फिर 1027 में जो लास्ट इन्वेट करता है, वो पंजाब सिंध पर करता है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमें आप पूरा दे दिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी इसके साथ 17 अटैक्स के बारे में जो बात करते हैं, तो ये पूरा लिस्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। हिंदी में भी आपको मतलब एक तरीके से अब देखें अल-बरूनी, यानी कि इनके टाइम के सोर्सेस कहाँ से पता चलते हैं हमको। अल-बरूनी यानी अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद, ये इनका किताब का नाम है किताब अल हिंद। तो इसको कहते हैं 11th सेंचुरी का, 11th सेंचुरी का मिरर बोलते हैं इंडिया का, मिरर।
इंडिया का मिरर बोला जाता है इसको, क्योंकि इससे हमको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इंडिया में उस टाइम पे जो भी सब चीजें हो रही थी उसकी बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी मिलती है। तो उसको कभी कभी पूछ लेता है कि किस किताब को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, किताब हिंद को। तो ये पहले, और हाँ अल बरूनी के बारे में कि वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने कुरान यानी कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को स्टडी किया था। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है, इंग्लिश में एडवर्ड चाव ने किया है, उर्दू एक और उनके राइटर, ये इनके दरबार में थे, इनके सेक्रेटरी थे। तो इनका भी किताब है क्या, तारीख यामिनी, यामिनी की डायनेस्टी। तो ये अरेबिक में लिखा है, इसको ये किताब अल यामीन भी कहते हैं। फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा, शाहनामा वही शाहनामा जिससे बलबन हम आगे बात करेंगे। वैसे बलबन कहता है कि शाहनामा में एक कैरेक्टर अफरसियाब का नाम आया है, अफरसियाब, तो वो कहते हैं कि वो उनकी वंशज है। उनको होमर ऑफ ईस्ट कभी कभी पूछ लेता है कि किसको होमर ऑफ ईस्ट कहते हैं, तो कौन है, फिरदौसी। ऐसे बयाकी जिनको क्या कहते हैं, टेसिटस ऑफ ईस्ट, पेप्स, पूर्व के पेप्स कहा जाता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, तारीख बयाकी, जो कि पर्शियन, ये दोनों किताब पर्शियन में, कभी कभी लैंग्वेज पे पूछ सकता है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने तारीख बयाकी लिखा है, और लेनपुर में उनको टेसिटस ऑफ ईस्ट कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी, जो कहाँ अटैक करते हैं, चलिए देखते हैं सीरीज में। उससे पहले कि वो गुर, हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं मैप में कि ये गजनवी, ये गजनी है यहाँ पर, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुर है। एक मिनट, कहाँ है, यहाँ आप देखेंगे तो ये गुर है, यहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। तो एम्पायर कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में इनका एम्पायर था, जो कि आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान में। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शंशबनी डायनेस्टी से। और गोरी कौन से पास से आए थे, गोमल। इनका अटैक अगर देख रहे हैं कब से कब तक याद करते हैं, उसके बाद फिर जैसे 1203 में भी एक अटैक करते हैं, कालिंजर में होता है, लेकिन वो उनके अंडर होता है। लेकिन तो 1000 यानी 1173 सी में मोहम्मद गोरी किसको, गजनी को जीत लेता है, गजनी को जीत लेता है, और जो वहां के आखिरी शासक होते हैं उनको हरा देते हैं। यानी उसके बाद 1175 में पहली बार इंडिया पे अटैक करता है, जहां वो कहीं मुल्तान पे अटैक करता है, जहाँ कौन रूल कर रहा था, करमाथी। उसके बाद 1178 में देखें तो बैटल होती है, बैटल ऑफ माउंट आबू, नाम याद रखिएगा। चालुक्य शासक मूलराज के साथ हुए थे इस टाइम में। लेकिन इस टाइम में अगर आप देखें तो ये इनकी पहली हार थी, यहाँ जीतते नहीं है, हार जाते हैं। तो पहला जो जीत उन्होंने देखा था वो था ये। तो ये जो मूला द्वितीय है, इनकी माँ थी, उनके उनके अंडर एक तरीके से ये बैटल हुई थी, वो पूरा उसको स्ट्रेटेजाइज की थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर अगर हम आगे देखें तो 1179 सी में जो आखिरी रूलर होता है गजनवी डायनेस्टी का, कहाँ पे, खुसरो शाह, ये लाहौर वहां की बात हो रही है, तो उसको हरा देते हैं और उस जगह को भी कैप्चर कर लेता है। उसके बाद 1188 में बठिंडा तबर हिंद जिसको बोलते हैं, वहां के उसको पोर्ट को वो कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद ये जरूरी भी था, क्योंकि भटिंडा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि जो वो पहला अटैक करते हैं, इम्पोर्टेंट जो बैटल है ये बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछ लेता है कि कब हुआ। तो ये फोर्ट का जो वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक रोल रहा, प्ले किया है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है 1191 में, किसके साथ होती है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो मोहम्मद गौरी क्या बोलते हैं, उन पे अटैक करते हैं। पहली जो वो होती है उनमें उनको लौटना पड़ता है, जो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और थानेश्वर से फिर वो वापस लौट जाते हैं। तो लेकिन वो अपना स्ट्रेटेजी फिर चेंज करता है,
और फिर 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, वो वापस आते हैं और गौरी अपना स्ट्रेटेजी ऐसे बदलता है कि वो मतलब पृथ्वीराज चौहान को उनको हरा देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकारों का मत है कि वो उनको मार दिया गया था, यानी कि वो बैटल में मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो मरे नहीं थे, उन्होंने कुछ टाइम पर उनकी सर्जेंटी मतलब उनके अंडर में रूल किया था पृथ्वीराज चौहान ने। और इसका हमको एविडेंस मिलता है कि बाद में हमको कॉइन्स कुछ ऐसे मिलते हैं जिसमें उनका नाम, मोहम्मद गौरी का नाम और पृथ्वीराज चौहान का नाम एक साथ मिलता है। तो लगता है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मे बी ऐसा रहा हो कि वो कुछ टाइम पर उनके अंडर रूल किए हैं। फिर एक और बैटल है जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लिखना तो 1194 में जिसे बैटल ऑफ चंदवार बोलता है, बैटल ऑफ चंदवार। इस ये जो बैटल होता है, इसमें भी मोहम्मद गौरी की एक तरीके से जीत होती है। ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट है, इसमें मेनली बैटल ऑफ तराइन और जो है दोनों ये पूछा जाता है। तो पहले में वो हार गया था और दूसरे में ही उसकी जीत हुई थी, और क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी चेंज करता है। फिर एक बार कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद्रवर का जो युद्ध था वो कब हुआ था। तो अब देखते हैं कि क्या परिणाम रहे हैं। कुछ चीजें हमको जो देखने को मिलती है, वो क्या चीजें थी, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के नाम के सिक्के बचे, जिससे हमको पता चलता है, ऐसे इतिहासकार मानते हैं उन्हें देखकर कि उन्होंने कुछ टाइम उनकी सर्जेंटी में रूल किया था। कुछ सिक्कों पे जो मोहम्मद बिन गौरी थे, उन्हें एक सिक्के ऐसे गए थे जिसमें लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है देखने को। उत्तर भारत में एकता एकता प्रणाली जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं, एकता प्रणाली इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरा जो डायनेस्टी यानी कि एस्टेब्लिश होता है, सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें जो 4 मुख्य गुलाम सल्तनत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि ये 4 दास थे उनके मेन से। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ जो गजनी के रूलर थे, यहाँ कुबाचा जो सिंध में वो, और बख्तियार खिलजी जो बंगाल में जाते हैं, पूरा एक वहाँ नालंदा का जो यूनिवर्सिटी को पूरा जला देते हैं, बंगाल को एक तरीके से कैप्चर करते हैं, वहाँ के राजा को हरा देते हैं। लक्ष्मण सेन वहाँ के राजा थे उस टाइम पे। तो ये पूरा उनके 4 जो वो थे, उनका पूरा एम्पायर एक तरीके से इंडिया में एस्टेब्लिश करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, अरब और जो सिंध इन्वेजन हम पढ़े। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रही हो या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।